हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स में ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। लाइट और उसके जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन उनको समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्टिक्स के अंदर क्या क्या आता है, किस तरीके से ऑप्टिक्स की शुरुआत हुई, उसकी हिस्ट्री और उसमें जो डिफरेंट फेनोमेनन आते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह, जो एक ऑल कॉन्सेप्ट जो है वो हर स्टूडेंट को पता होता है कि लाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। सो इमेज फॉर्मेशन, मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको हम स्टडी करना शुरू करेंगे वन बाय वन। तो आज हम अभी जो शुरू करने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ऑप्टिक्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने जो है वो ऑप्टिक्स की स्टडी को स्टार्ट किया और उसमें जो डिफरेंट टाइम पीरियड पे डिफरेंट डिस्कवरीज़ हुई हैं वो किस तरीके से हुई और किस तरीके से इम्प्रूव्ड हुआ जो ऑप्टिक्स आज की डेट में हम पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है हमारा ऑप्टिक्स। सबसे पहली चीज़ तो ऑप्टिक्स होता क्या है कि स्टडी ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। पहला पॉइंट यही है कि जो स्टडी ऑफ लाइट, अब लाइट के जो चाहे वो नेचुरल सोर्स हो या मैन मेड सोर्स हो, लाइक सन और इलेक्ट्रिक बल्ब, दोनों से हमें क्या मिलती है, लाइट, रोशनी मिलती है। तो वो दोनों चीज़ें जो हैं, आप मतलब एक मोटे मोटे कॉन्सेप्ट से समझिए तो इसको जो है उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। चाहे वो नेचुरल सोर्स हो लाइक सन और मैन मेड सोर्स हो लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, सो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ओके, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास कि लाइट एक्चुअली होती क्या है। लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी की स्पीड जो है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर। लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर। लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर होती है। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कि लाइट और साउंड, आप समझ सकते हैं इसका एक बहुत नेचुरल सा एग्जाम्पल है। जब बरसात के मौसम में बिजली कड़कती है, हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें जो है वो बिजली का कड़कना दिखाई पहले देता है और सुनाई बाद में देता है। सो उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। उसके बाद हम हिस्ट्री में जाएंगे कि लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है विद द स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकेंड होता है। आप देखें स्पीड में कितना डिफरेंस है और इसी की वजह से क्या होता है, वी सी लाइटनिंग, बिजली का जो चमकना होता है वो हमें पहले दिखाई देता है, उसके बाद जो बिजली का कड़कना होता है उसका साउंड सुनाई देता है। उसका रीज़न क्या हुआ, उसका रीज़न सिंपली ये है कि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, साउंड की स्पीड कम होती है, इसलिए बिजली का चमकना पहले दिखाई देता है और बिजली का कड़कना जो है वो बाद में सुनाई देता है। ओके, सो ये उसका कॉन्सेप्ट था। छोटे बच्चों से पूछा जाता है या जो छोटी क्लासेस में होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का भी है और उनके सिलेबस में भी होता है कि हमें जो है वो बिजली का चमकना पहले क्यों दिखाई देता है। सो उसका रीज़न यही है कि बिजली का जो, बिजली मीन्स लाइट, लाइट का जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है, इसलिए लाइट हमें दिखाई पहले देती है और बिजली का जो कड़कना होता है जिसको थंडर बोलते हैं इंग्लिश में, वो सुनाई बाद में देता है। ओके, सो ये तो एक इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया कि हमने माहौल बना दिया। ओके, अब हम शुरू करते हैं एक्चुअल में ऑप्टिक्स की हिस्ट्री क्या है, लाइट क्या होती है और कैसे कैसे साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को, ये जो एक फिज़िक्स में एक डिफरेंट ब्रांच है जिसको हम ऑप्टिक्स बोल रहे हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे कैसे वो डेवलप्ड होकर के अपने एक मॉडर्न पिक्चर जो आज की डेट में हम पढ़ते हैं वहाँ तक कैसे पहुँची है। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या चीज़ है और इसकी हिस्ट्री क्या है।
कि कैसे साइंटिस्ट ने इसको पढ़ना शुरू किया। आपको पता है फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा जो है वो काम किसने किया है, आइजैक न्यूटन ने किया है। तो उन्होंने ही जो है वो सबसे पहले लाइट को पढ़ना शुरू किया, उसकी जो है स्टडी करना शुरू किया। लाइट रेज में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वगैरह, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। सो बात वहीं से करते हैं आइजैक न्यूटन से। न्यूटन जो है वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑप्टिक्स की स्टडी करी। कब किया इन्होंने? 1680 में किया। इन्होंने अपनी थ्योरी दी कि लाइट रेज जो होती हैं, सनलाइट जो आती है, वो मेड अप ऑफ कलर्ड पार्टिकल्स। ये इनकी थ्योरी का हिस्सा है कि आइजैक न्यूटन ने बोला कि जो लाइट रेज हैं, सनलाइट है, वो पार्टिकल के बने होते हैं, और पार्टिकल भी कैसे होते हैं? कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं। ओके, कलर्ड पार्टिकल्स। और इन जो पार्टिकल्स इन्होंने बताए उनको इन्होंने नाम दिया क्या? कार्पसेल्स। इसीलिए आइजैक न्यूटन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ऑप्टिक्स, इसको कार्पसेल्स थ्योरी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आइजैक न्यूटन ने बोला कि जो लाइट रेज होती हैं वो कलर्ड पार्टिकल की बनी होती हैं, और इन पार्टिकल्स का नाम उन्होंने क्या दिया? कार्पसेल्स दिया। एक्चुअली न्यूटन ने काम जो है वो 1680 में शुरू किया था, लेकिन इन्होंने अपनी जो बुक पब्लिश की थी वो 1704 में पब्लिश की विद द नेम ऑफ ऑप्टिक्स। न्यूटन ने जो अपनी जितनी भी स्टडी थी यहाँ पर, ये जो कलर्ड पार्टिकल और कार्पसेल्स और इसके अलावा जो इन्होंने लाइट के डिफरेंट फिनोमेनन को एक्सप्लेन किया अपनी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसको एक बुक में समराइज़ करके इन्होंने 1704 में पब्लिश किया, और उस बुक का क्या नाम था? ऑप्टिक्स था। तो ये तो हो गई न्यूटन की थ्योरी। अब न्यूटन की थ्योरी जो थी वो लाइट के लिए वो कहाँ पर फेल हो गई? आपको पता है कि कोई भी जब डिस्कवरी शुरू होती है, किसी चीज़ के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं, तो बज़ाहिर है कि शुरुआत में वो कंप्लीट नहीं होती है। वो टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट के इन्वॉल्वमेंट के बाद वो परफेक्शन में आती है। तो न्यूटन ने शुरुआत कर दी थी और उन्होंने बता दिया कि भाई वो कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं, लाइट रेज जो होती हैं, जिनको कि ऑप्टिकल, जिनको कि उन्होंने क्या बोला? कार्पसेल्स बोला, और उसकी स्टडी को उन्होंने समराइज करके एक बुक पब्लिश करी, ऑप्टिक्स। अब वो कहाँ पर फेल हो गए? वो फेल हुए जब कभी पार्शियल रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होता है। ये सारी चीज़ें अभी हम आने वाले टाइम में डिटेल में स्टडी करेंगे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ये सारी चीज़ें। अभी के लिए फ़िलहाल चूँकि ये हिस्ट्री है, इसलिए आप इसको एज इट इज़ समझ लीजिए कि कहाँ पर फेल हुए। पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास एंड वाटर, कि जब कभी कोई लाइट रे जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम, पार्शियल ट्रांसपेरेंट मतलब जैसे कि वाटर या ग्लास के ऊपर पड़ती है, तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है उसको वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। दूसरा, उन्होंने इनकी इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये हो गई कि अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट रेज, जैसे कि इंटरफेरेंस होता है, पोलराइजेशन होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपनी इस पार्टिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसलिए न्यूटन की थ्योरी जो है वो वहीं पर जो है क्या बोलते हैं, स्टॉप हो गई। और उसके बाद जो है दूसरे साइंटिस्ट आए इस टाइम पीरियड के बाद, जिन्होंने उनकी इस इंफॉर्मेशन को या कहाँ पर वो फेल हुए थे उसको करेक्ट करने की कोशिश करी। तो होप ये चीज़ यहाँ पर आपको समझ में आई होगी कि हमने पढ़ा कि स्टडी ऑफ लाइट क्या होती है, ऑप्टिक्स, पहला मेन पॉइंट। दूसरा, बिजली का दिखाई पहले देना और सुनाई बाद में देना, उसका रीज़न क्या हुआ यहाँ पर मैंने बता दिया कि स्पीड में डिफरेंस होने की वजह से लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है और थंडर हमें बाद में सुनाई पड़ता है। उसके बाद हमने स्टडी किया कि लाइट क्या होती है और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसकी हिस्ट्री में जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले साइंटिस्ट आए न्यूटन 1680 में, जिन्होंने ये बताया, जिन्होंने थ्योरी दी कलर्ड पार्टिकल्स की, और इन कलर्ड पार्टिकल्स को उन्होंने क्या बोला? कार्पसेल्स बोला। बुक पब्लिश करी 1704 में, जिसका नाम इन्होंने ऑप्टिक्स रखा। कहाँ पर फेल हुए वो भी मैंने बता दिया। अब हम बढ़ते हैं इसके आगे, कौन से ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करी। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने ऑप्टिक्स के बारे में थ्योरी दी न्यूटन के बाद, उनका नाम था ह्यूगेंस। ह्यूगेंस ने 1690 में थ्योरी दी अपनी
कि लाइट रेज क्या होती हैं, तो उन्होंने बताया कि लाइट रेज जो होती हैं वो बेसिकली मैकेनिकल वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? मैकेनिकल वेव का मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी पॉइंट पे एक रस्सी को बांध देते हैं और उसको ऐसा पकड़ के आपने ज़ोर से झटका दिया, तो वो जो मूवमेंट होता है रस्सी का या उसके अंदर के जो पार्टिकल्स का, इस तरीके से, उसी को हम बोलते हैं वेव फॉर्म। और चूँकि इस तरीके की वेव को मूव करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव। ठीक है। तो ह्यूगेंस ने ये बताया कि जो लाइट रेज होती हैं वो जब ट्रैवल करती हैं सन से, तो वो एक मैकेनिकल वेव के फॉर्म में, मैकेनिकल वेव आप समझ सकते हैं इस तरीके से जो है वो पार्टिकल के फॉर्म में, जैसे कि न्यूटन ने बताया कार्पसल्स जिनका नाम दिया उन्होंने, कि वो पार्टिकल के फॉर्म में मूव नहीं करती हैं, वो बेसिकली वेव के फॉर्म में इस तरीके से मूव करती हैं। और ये जो वेव्स होती हैं ये कैसी होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव क्या होती हैं? जिनको आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये रस्सी नहीं होगी तो ये मूवमेंट नहीं होगा, राइट। सो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? विच नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, जिनको कि एक मीडियम की ज़रूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, तो उनको हमने बोल दिया मैकेनिकल वेव। इसी तरीके से जैसे आप पानी में पत्थर मार देते हैं तो जो वाटर वेव्स होती हैं वो कैसे आगे ऐसे ऐसे बढ़ती हैं, उसके लिए भी मीडियम की ज़रूरत होती है। पानी नहीं होगा तो वो वेव्स कैसे बढ़ेंगी? वो जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि वो जो मूवमेंट होता है वहाँ पर पार्टिकल का, ओके, वो कैसे होगा अगर वाटर पार्टिकल ही नहीं होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर रस्सी नहीं होगी तो ये जो वेव है इसका मूवमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? जिनको कि आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उनको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ह्यूगेंस ने 1690 में बताया कि जो लाइट रेज होती हैं वो पार्टिकल नहीं होते हैं, राइट। जैसे कि न्यूटन ने क्या बताया था कि जब लाइट रेज, जैसे ये हमारे पास सन है, तो सन से जब लाइट आती है तो न्यूटन ने बताया कि ये पार्टिकल में आता है, राइट, इस तरीके से, जिसको उन्होंने कार्पसल्स बोला। ह्यूगेंस ने बोला कि ये पार्टिकल में नहीं होते हैं, ये मैकेनिकल वेव के फॉर्म में ये लाइट रेज आगे बढ़ती हैं। अब गलती इनसे यहाँ पर यही हो गई कि इन्होंने जब मैकेनिकल वेव बोला तो मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम चाहिए होता है मूव के लिए, मूविंग के लिए। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल बताए, ये रस्सी वाला और पानी वाला, ओके। तो फेल होने का बहुत जो एक कॉमन सा एक रीज़न इनको यहाँ पर ये हो गया कि जब कभी, आपको पता है कि जब सन से लाइट अर्थ में आती है तो बीच में बहुत सारा स्पेस ऐसा होता है जो कि वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब जहाँ पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, हवा भी नहीं होती है, राइट। सो उस कंडीशन में जो है क्या बोलते हैं यहाँ पर, to explain how light travels in space where we have vacuum, right? मैकेनिकल वेव के मूवमेंट के लिए हमको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। और ह्यूगेंस ने क्या बोला कि चूंकि मैकेनिकल वेव हैं इसलिए वो मीडियम में ट्रैवल करेंगी, लेकिन वो ये वहाँ पर इनसे गलती ये हो गई कि जो वैक्यूम में जब सनलाइट जो है वो ट्रैवल करती हैं तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जो ये जो थ्योरी थी ये टोटली बेस्ड थी किस पे? इस बात पे कि लाइट रेज आर मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के लिए जैसे मैंने अभी बताया मोटा सा कॉन्सेप्ट है कि उनके मूवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें मीडियम चाहिए। स्पेस में जो है वो वैक्यूम होता है, मीडियम प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कैसे जो है वो लाइट रेज जो है वो वैक्यूम में मूव करेंगी या ट्रैवल करेंगी फ्रॉम सन टू अर्थ, ओके। सो ये तो ह्यूगेंस के बारे में था। आगे आकर के इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया मैक्सवेल के थ्रू। मैक्सवेल आए 1864 में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को, जो इन्होंने यहाँ पर गलती की थी कि मैकेनिकल वेव बोला था, उसको मैक्सवेल ने थोड़ा सा करेक्ट करके क्या बोला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में लाइट रेज जो हैं वो सन से आती हैं। क्या होती हैं, कैसी बनी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब यहाँ पर इनको फ़ायदा क्या हो गया? इनको फ़ायदा ये हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए क्या होता है? डजंट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। उसी बात को इन्होंने यहाँ पे करेक्ट करने की कोशिश की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला
तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे बढ़ने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, और यही एक बेसिक फ़र्क होता है मैकेनिकल वेव में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। फॉर्म वही है वेव फॉर्म में इस तरीके से, बट यहाँ पर मीडियम की ज़रूरत कंपल्शन है और यहाँ पर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैक्सवेल ने क्या बोला 1864 में, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की और बोला कि लाइट रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको कि किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये फेल कहाँ हो गए? ये फेल हुए टू एक्सप्लेन रमन्स थ्योरी, टू एक्सप्लेन रमन्स थ्योरी। रमन्स थ्योरी आपको पता है इंडियन साइंटिस्ट थे सीवी रमन। सीवी रमन ने जो है वो एक थ्योरी दी थी कि जब कभी कोई लाइट रे किसी सरफेस पे पड़ती है तो क्या होता है, डिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, राइट। जैसे कि कोई लाइट रे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, जैसे कि कोई लाइट रे आई और उसके बाद जैसे मान लीजिए वो डिफ्लेक्ट हो गई, राइट। तो जब ये डिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होएगी यहाँ से, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है, इसकी जो वेवलेंथ होती है ये चेंज हो जाती है, ओके। यही चीज़ है रमन्स थ्योरी। क्या है? चेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट अकर्स व्हेन लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल। जैसे कि इस पॉइंट पे पड़ा जैसे ही, तो यहाँ से क्या होगा, ये लाइट रे जो है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, अगर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें, लाइट रे इस पे पड़ी और ये मान लीजिए डिफ्लेक्ट हो गई, थोड़ा सा इधर हो गई, तो ये जो है जब ये डिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे होगी उसकी वेवलेंथ में जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट अकर व्हेन लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय मॉलिक्यूल। अब ये क्या होता है, जैसे ही वेवलेंथ चेंज होगी तो वो क्या करेगी, ये जो लाइट बीम आई थी वो अपने ओरिजिनल पाथ से डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, कॉज चेंज ऑफ डायरेक्शन, टर्न्स असाइड फ्रॉम अ स्ट्रेट पाथ। तो रमन्स थ्योरी क्या होती है? रमन्स थ्योरी, रमन ने, सीवी रमन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जब कभी कोई लाइट बीम जो है वो किसी मॉलिक्यूल पे या किसी सरफेस पे पड़ती है तो डिफ्लेक्ट होती है। और डिफ्लेक्ट क्यों होती है? डिफ्लेक्शन के बाद उसकी वेवलेंथ जो है उसमें चेंज आ जाता है, और जब वेवलेंथ में चेंज आएगा तो फॉर श्योर वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी टोटल कॉन्सेप्ट को हमने बोला रमन्स थ्योरी। और ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को मैक्सवेल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए उस टाइम पे, नहीं तो ये थ्योरी काफ़ी अच्छी थी, वो काफ़ी करीब थे यहाँ पर कि लाइट रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिस एंड दैट, ठीक कॉन्सेप्ट था ये। लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हुई उनको जब उन्होंने रमन्स थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जब कोई लाइट बीम जो है वो किसी पार्टिकल या किसी मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो उसकी जो डिफ्लेक्टेड होती है, जैसे कि ये पड़ी और ये डिफ्लेक्ट होकर के आई, तो ये जो डिफ्लेक्शन के बाद उस लाइट बीम का या लाइट रे का जो है वो वेवलेंथ चेंज हो जाता है, और वेवलेंथ चेंज हो जाने की वजह से वो अपने स्ट्रेट पाथ से जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये थ्योरी थी मैक्सवेल की 1864 में। इस तरीके से ये पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ पर बना था, ओके। अब इसके बाद क्या आया, इसके बाद आता है प्लैंक्स थ्योरी, जो कि हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिज़िक्स जो हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो है वो वही है प्लैंक्स थ्योरी। और मैक्सवेल के बाद अब हम स्टडी करेंगे प्लैंक्स थ्योरी। हमारे पास जो लास्ट कॉन्सेप्ट आता है ऑप्टिक्स की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, दैट इज़ प्लैंक्स थ्योरी होती है, जो कि 1905 में दी गई थी। प्लैंक्स ने क्या बताया कि जैसे अभी तक बात हो रही थी कि न्यूटन ने बोला कि वो पार्टिकल फॉर्म में सन रेज जो है या सनलाइट जो है ट्रैवल करती है, ह्यूगेंस ने बोला कि वो मैकेनिकल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, मैक्सवेल ने बोला कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, प्लैंक ने बोला कि लाइट रेज आर मेड अप ऑफ एनर्जी बंडल्स। वो किस चीज़ के होते हैं, लाइट रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, एनर्जी बंडल्स होती हैं। और इन एनर्जी बंडल्स को प्लैंक ने नाम दिया क्या, क्वांटा या फोटॉन। प्लैंक ने बोला कि जो सनलाइट होती है या नॉर्मल लाइट जो होती है वो बेसिकली बंडल के फॉर्म में आती है, एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में आती है, जिनको कि उन्होंने नाम दिया क्वांटा और फोटॉन। और वहाँ से उन्होंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया
कि जो एनर्जी होती है इन एनर्जी बंडल्स की वो होती है E इजिकल टू एच न्यू। ओके, एच न्यू, जहाँ पर H क्या है, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, H स्टैंड्स फॉर प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पर जो लास्ट है न्यू, ये होती है फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर लाइट रे की, जो एनर्जी बंडल्स जिसके बारे में प्लैंक्स ने बताया। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे है, जैसे न्यू हम बोलते हैं उस तरीके से है। तो प्लैंक ने ये कॉन्सेप्ट दिया और यही जो है वो हाईली एक्सेप्टेड मॉडल था लाइट रे की, कि लाइट होती क्या है ये। तो फाइनली हमारे पास, हमारे हाथ में क्या आया, हमारे पास इतनी स्टडी के बाद हमें ये पता चला कि लाइट रेज जो होती हैं वो बेसिकली एनर्जी बंडल्स होती हैं जिनका नाम होता है फोटोन या क्वांटा। और ये एनर्जी बंडल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी होती है E इजिकल टू एच न्यू। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करता है। वहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड होती है। तो यहाँ से हमारे पास लाइट रे या ऑप्टिक्स के बारे में, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया व्हाट इज़ लाइट, तो वहाँ पर ये व्हाट इज़ लाइट का आंसर हमको मिल गया कि लाइट क्या होती है। फाइनली हमारे पास इसका एक कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी बंडल्स होती हैं और उसकी एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू होती है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ लाइट हमने क्लियर कर लिया। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि जो सनलाइट हमारे पास है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सनलाइट। और सनलाइट में जैसे आपको पता है उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड। ओके, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं सनलाइट के। उसके बाद हमें पढ़ना है स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स, जो कि नॉर्मली हम पढ़ते हैं। ओके, जो हमारी बुक्स में होता है स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स जो होती है, ऑप्टिक्स को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स, ये पहला कॉन्सेप्ट होता है रे ऑप्टिक्स, और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हम जो 12th तक या नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं बुक्स में, वो रे ऑप्टिक्स होता है जिसमें कि हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। रे ऑप्टिक्स में 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन जो होता है उसमें हम पढ़ते हैं मिरर। मिरर 2 तरीके के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। ओके, स्फेरिकल फर्दर कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आपको देने की कोशिश की यहाँ से स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स में, कि स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स 2 तरीके से डिवाइडेड होती है, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हमें स्टडी करना है फिलहाल अभी। रे ऑप्टिक्स जो है वो फर्दर उसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन में हम मिरर पढ़ेंगे। मिरर फर्दर 2 तरीके के हो गए, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फर्दर 2 कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये हमारी स्टडी का पार्ट है अभी फ़िलहाल, और ये तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास जो सामने है, हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड। उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, प्लेन, स्फेरिकल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सारी चीज़ें। इसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले आते हैं, इमेज कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब हमें स्टडी करना है। सो आज का जो लेक्चर था, ये जो वीडियो मैंने बनाया, इसमें मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है कि इंट्रोडक्टरी भी हो गया और हिस्ट्री भी समझ में आ गई हमें, और एक हमारे पास प्लान हो गया चैप्टर का, कि चैप्टर प्लान जिसको बोलते हैं, कि भाई हमें किस हिसाब से आगे बढ़ना है। हमें कंपोनेंट ऑफ सनलाइट पढ़ने हैं, उसके बाद हमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है। ओके, सो होप आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी कि ऑप्टिक्स के बारे में हमने कहाँ से शुरू किया था। ओके, कहाँ से शुरू किया था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, कौन कौन से साइंटिस्ट किस किस ईयर में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने क्या थ्योरी दी, वो थ्योरी फेल क्यों हुई, और लास्टली जो प्लैंक्स थ्योरी है वो कैसे इस्टेब्लिश हुई। और उसके बाद जो हमारे पास सनलाइट के कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे, और उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो इन पे आने वाले टाइम में वीडियोस आएंगे, तो आप उनको चेक कर लीजिएगा। ओके, फिलहाल अभी ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म
ख़त्म करते हैं। होप कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आई होगी, और अगर कोई कॉन्सेप्ट में कोई जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न है, तो आप बेशक जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई फॉर दैट। ओके।